molecule with one chiral center. एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जब एक से ज्यादा स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल होता है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जब एक से ज्यादा स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल होता है और उसमें से अगर कम से कम एक भी अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो वो पूरे सेट को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं, है ना। पूरे सेट को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। जैसे कार्बन के साथ मान लो ए, बी, डी और ई जुड़ा है, इसी फॉर्म का दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा आइसोमर हम लोग इस तरीके से बना दिए जो कि आपस में मिरर इमेज है एक कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल। नोट करो, मॉलिक्यूल विथ ओनली वन कायरल सेंटर एग्जिस्ट इन टू स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स ओनली। मॉलिक्यूल्स विथ ओनली वन कायरल सेंटर, मॉलिक्यूल्स विथ ओनली वन कायरल सेंटर, molecules with only one chiral center exist in only two different stereoisomeric forms only. Molecules with only one chiral center can exist only in two different stereoisomeric forms only. Molecules with only one chiral center can exist only in two different stereoisomeric forms only. Both the forms are optically active. Both the forms are always optically active. Both the forms are always optically active and are optical isomer. Both the forms are always optically active and are optical isomer. Both the forms are always optically active and are optical isomer. The two different configuration about a particular chiral center, the two different configuration about a particular chiral center are always mirror image of each other. The two different configuration about a particular chiral center are always a mirror image of each other. एक पर्टिकुलर कायरल सेंटर के अबाउट सिर्फ दो ही कन्फिग्रेशन पॉसिबल है, दो से ज्यादा कन्फिग्रेशन पॉसिबल ही नहीं होता। इसीलिए मॉलिक्यूल में अगर सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है तो उसका सिर्फ दो ही फॉर्म होता है, क्योंकि एक कायरल सेंटर के अबाउट सिर्फ दो ही कन्फिग्रेशन अलग अलग पॉसिबल होता है और वो दोनों कन्फिग्रेशन हमेशा हर हाल में मिरर इमेज ऑफ ईच अदर होता है। समझ में आ रहा? दो ऑप्टिकल आइसोमर होगा एक कायरल सेंटर वाले का, दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। बोथ ऑफ देम आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बोथ ऑफ देम आर स्टीरियो आइसोमर, बोथ ऑफ देम आर ऑप्टिकल आइसोमर। ये सारे सेंटेंसेस क्लियर है? क्लियर है? आगे लिखो, द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, the stereoisomers which are mirror image of each other, the stereoisomers which are mirror image of each other and are non-superimposable on each other, and are non-superimposable on each other. The stereoisomers which are mirror image of each other and are non-superimposable on each other, non-superimposable on each other are called enantiomers, are called enantiomers. ये दोनों बेसिकली स्टीरियो आइसोमर हैं, इनमें से कम एक, यहां तो दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है इसलिए दोनों ऑप्टिकल आइसोमर हैं। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो आपस में मिरर इमेज हो और नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, मतलब कि कायरल हो, कायरल तो है ही, कायरल का ही मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होता।
ऐसा स्टीरियो आइसोमर जो आपस में मिरर इमेज हो, स्टीरियो आइसोमर होना जरूरी है और वो आपस में मिरर इमेज हो और नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, मतलब कि कायरल हो, वो पेयर को हम लोग इनैंशियोमर्स पेयर भी बोलते हैं। दे आर इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। इनैंशियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। चाहे किसी भी मॉलिक्यूल का दो इनैंशियोमर को निकालो, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा, क्योंकि हर हाल में वो कायरल होगा। जब नॉन सुपर इम्पोजिबल बोल रहे हो उसका मिरर इमेज, तो वो कायरल है, और कायरल है मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इनैंशियोमर्स ऑलवेज दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरा, देयर फिजिकल and chemical properties, their physical and chemical properties are identical। इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। Therefore they cannot be separated। They cannot be separated by fractional distillation। They cannot be separated by fractional distillation or fractional crystallization। They cannot be separated by fractional distillation or fractional crystallization। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों आइडेंटिकल होता है। इनैंशियोमर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आइडेंटिकल। इन जनरल इनैंशियोमर का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल। इसलिए उन्हें सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हालांकि हम लोग सेपरेट कर पाते हैं, क्योंकि अगर सेपरेट न कर पाए तो फिर वो आइसोमर ही नहीं कहलाएगा। क्योंकि आइसोमर कहने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है कि दे शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। दे शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। वी विल सेपरेट, इसको हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक में कि कैसे सेपरेट किया जाता है, देखेंगे। बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो कॉमन मेथड होता है सेपरेशन का, उससे ये सेपरेट नहीं होता। इवन their magnitude of rotation is same। magnitude of optical rotation is also same, but they differ only in sign। अगर एक रोटेट किया +10 डिग्री तो अगला रोटेट करेगा -10 डिग्री। उनका मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन भी बिल्कुल सेम होता है। दोनों कॉन्फ़िगरेशन आपस में मिरर इमेज होते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन भी सेम होता है इनैंशियोमर का, बट दे डिफर ओनली इन द साइन ऑफ रोटेशन। अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो एक लीवो रोटेटरी होना ही होना है। इन जनरल ऐसे याद रखना कि डेक्स्ट्रो का मिरर इमेज हमेशा लीवो एंड वाइस वर्सा। डेक्स्ट्रो का मिरर इमेज हमेशा लीवो या लीवो का मिरर इमेज हमेशा डेक्स्ट्रो होता है। इनैंशियोमर्स वो होते हैं जो आपस में मिरर इमेज होते हैं। स्टीरियो आइसोमर जो आपस में मिरर इमेज हो जाए और नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाए, मतलब कि कायरल होगा, ऐसे मिरर इमेजेस को हम लोग इनैंशियोमर्स कहते हैं। इनैंशियोमर्स कैनॉट बी सेपरेटेड इजीली बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनैंशियोमर्स का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नियरली it is exactly identical। their magnitude of rotation is exactly identical। they only differ in the sign of rotation। तो एक कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग तरह तरह का कंक्लूजन निकाले। क्या क्या? पहला, एक कायरल सेंटर वाला सिर्फ 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एक कायरल सेंटर के अबाउट सिर्फ 2 ही कन्फिग्रेशन पॉसिबल होता है, और वो दोनों कन्फिग्रेशन आपस में मिरर इमेज होते हैं। ये कन्फिग्रेशन और ये कन्फिग्रेशन, कोई तीसरा कन्फिग्रेशन नहीं होता है। एक कायरल सेंटर के अबाउट सिर्फ 2 ही कन्फिग्रेशन पॉसिबल होता है। आगे चल के इसका नाम भी दे देंगे कन्फिग्रेशन 1, कन्फिग्रेशन 2, पहचानने के लिए। तीसरा कन्फिग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगला बात कि यार इसके दोनों के दोनों फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कोई भी चेक करके बता सकता कि पीओएस और सीओएस नहीं है। दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। दोनों पेयर में से कम एक भी ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकल आइसोमर बोला जाता है। दे आर ऑप्टिकल आइसोमर। ये दोनों के दोनों ऑप्टिकल आइसोमर हैं। दे डिफर इन द नेचर ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एटलीस्ट बाय साइन ऑफ रोटेशन। है कि नहीं है? एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनैंशियोमर्स। क्लियर इतना बात? A mixture of
50% D and 50% L form of the same enantiomeric pair is called racemic mixture. A mixture of 50% D and 50% L form of the same enantiomeric pair. अब देखो यहां पर हम सेम enantiomeric pair इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल के बहुत सारे स्टीरियो आइसोमर हैं, बहुत सारे, जैसे प्लस मिरर इमेज माइनस ये पेयर, फिर प्लस मिरर इमेज माइनस ये पेयर, फिर प्लस मिरर इमेज माइनस एक अगला पेयर। मान ले उसके टोटल 6 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है और 6 मतलब कि 3 पेयर उसमें इनैंशियोमर मिला। ये दोनों आपस में मिरर इमेज, ये इनैंशियोमर्स हुए आपस में, ये भी इनैंशियोमर हुए आपस में, लेकिन यहां का कोई भी और यहां का कोई भी आपस में इनैंशियोमर नहीं है। उसके टोटल 6 स्टीरियो आइसोमर है मान लो, 6 ऑप्टिकल आइसोमर है मान लो। अगर आपको रेसमिक मिक्सचर बनाना है तो यहीं से आपको 50% डी निकालना पड़ेगा और यहीं से आपको 50% एल निकालना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं कि डी निकाले यहां वाले से और एल निकाले यहां वाले से। ये ब्रैकेट के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन सेम है, ब्रैकेट के बाहर मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन अलग अलग हो जाएगा। हो सकता है कि यहां प्लस 10 डिग्री, यहां माइनस 10 डिग्री, यहां प्लस 40 डिग्री, यहां माइनस 40 डिग्री, यहां प्लस 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री। जो आपस में मिरर इमेज इनैंशियोमर होते हैं उनके मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन सेम होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो एक पर्टिकुलर इनैंशियोमेरिक पेयर का 50% डी और 50% एल क्या कहलाता है? रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसमिक मिक्सचर इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि उसमें 50% डी है और 50% एल है और डी और एल का मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन बिल्कुल सेम है। 50% कोशिश करेगा राइट साइड बेंड करने का, 50% अगला जो है वो बेंड करेगा लेफ्ट साइड। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल करेगा और नेट रोटेशन क्या मिलेगा? 0। मतलब कि अगर एक रेसमिक मिक्सचर 50% डी प्लस 50% एल से अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट अगर हम पास करें तो वो प्लेन पोलराइज लाइट बिल्कुल जैसे था वैसे ही निकल के आएगा बाहर, ऑप्टिकली इनएक्टिव, नो बेंडिंग। इट इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपेंसेशन। ये वर्ड याद रखना। रेसमिक मिक्सचर is always optically inactive due to external compensation. Now what is external compensation? एक मॉलिक्यूल D का इफेक्ट को दूसरा मॉलिक्यूल L वाला कैंसल कर रहा है। जब एक मॉलिक्यूल का इफेक्ट को कोई दूसरा मॉलिक्यूल बाहर से जो लिया गया है वो अगर कैंसल कर रहा है तो ये एक्सटर्नल कंपनसेशन है। और एक होता है इंटरनल कंपनसेशन कि भाई मॉलिक्यूल का ही आधा पार्ट बचे हुए आधा पार्ट को कैंसल कर रहा है। एक ही मॉलिक्यूल में आधा आधा पार्ट, ऊपर वाला पार्ट का इफेक्ट नीचे वाला पार्ट क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। सच काइंड ऑफ कंपनसेशन इज कॉल्ड इंटरनल कंपनसेशन। बाहर से मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है, उससे इंटरनली कंपनसेट हो गया। रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन बिकॉज वन मॉलिक्यूल इफेक्ट इज कैंसल्ड बाय द अनदर मॉलिक्यूल इफेक्ट। ये सारे टर्म्स क्लियर हैं? एक कायरल सेंटर वाला हमेशा ही 2 ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो दोनों इनैंशियोमर होते हैं, तीसरा एग्जिस्ट नहीं करता। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। हर हाल में एक कायरल सेंटर के अबाउट 2 कन्फिग्रेशन ही पॉसिबल होता है और वो दोनों कन्फिग्रेशन ही मिरर इमेज ऑफ ईच अदर होते हैं। डी का मिरर इमेज एल आएगा, स्मॉल डी का मिरर इमेज स्मॉल एल आएगा। इस चैप्टर में कैपिटल डी और स्मॉल डी दोनों अलग अलग है। स्मॉल डी का मिरर इमेज स्मॉल एल। क्लियर है ये चीज? किसी भी मॉलिक्यूल को देखकर नहीं बताया जा सकता कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा कि लीवो रोटेटरी होगा। बिल्कुल क्लियरली दिमाग में फिट कर लो। डी एंड एल प्रॉपर्टी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कम से कम 2 रीडिंग निकालते हैं, तब मुझे पता चलता है कि वो जो सब्सटेंस लिया गया था कि वो डी है कि एल है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लीवो रोटेटरी है।
मॉलिक्यूल को देखकर डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लिवो रोटेटरी नहीं बताया जा सकता। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी। एक कायरल सेंटर वाले के इतने टर्म्स क्लियर हैं सब? आगे हेडिंग डालो, मॉलिक्यूल विथ 2 आइडेंटिकल कायरल सेंटर। मॉलिक्यूल्स विथ 2 आइडेंटिकल कायरल सेंटर। Molecules with 2 identical chiral center जैसे CH3 CHOH CHOH CH3, जैसे HOOC CHOH CHOH COOH। इस कॉमन मॉलिक्यूल को बोला जाता है टार्टारिक एसिड। याद रखना, इस टॉपिक में बहुत कॉमन मॉलिक्यूल है ये टार्टारिक एसिड। मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर है? पहला और ये दूसरा, दोनों को आइडेंटिकल कायरल सेंटर इसलिए बोला जा रहा है कि दोनों कायरल सेंटर पे जो 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं वो दोनों सेंटर पे सेम लगे हुए हैं। यहां पे मिथाइल है तो यहां भी मिथाइल है, यहां पे H है तो यहां भी H है, OH है तो OH है, और इसका चौथा ग्रुप अगर ये है तो इसके लिए भी चौथा ग्रुप ये है। आइडेंटिकल का मतलब ये हुआ। आइडेंटिकल का मतलब ये नहीं हुआ कि 2 सेम ग्रुप एक ही सेंटर पे लगा हुआ है। 2 कायरल सेंटर है और दोनों पे जो 4 ग्रुप लगे हुए हैं वो सेम है, इसलिए उसको बोला जा रहा है मॉलिक्यूल विद 2 आइडेंटिकल कायरल सेंटर। सिमिलरली टार्टारिक एसिड में भी 2 कायरल सेंटर, 2 आइडेंटिकल कायरल सेंटर, दोनों कायरल सेंटर पे 4 ग्रुप बिल्कुल सेम लगे हुए हैं। क्लियर ये चीज? ओके, चलो हम टार्टारिक एसिड का ही एग्जांपल ले रहे। हम इसके स्टीरियो आइसोमर बनाना शुरू किए। मान लो COOH नीचे, H इधर, OH इधर। दूसरा बनाए COOH, एक H इधर, एक HOH इधर। पहला हम रैंडमली ड्रॉ कर लिए। मान लो कि ऐसा अरेंजमेंट है HOH COOH का 3D स्पेस में। पहला स्टीरियो आइसोमर हम बोल रहे। दूसरा स्टीरियो आइसोमर, एक तरफ H और OH, और यहां कर दिए मान लो हम OH और H। क्या ये दोनों आइडेंटिकल? अब सोच के देखो, स्टीरियो आइसोमर के हिसाब से सोच के देखो, बाद में बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। आर दे स्टीरियो आइसोमर? यस, क्योंकि आप दूसरे में किसी भी तरह का रोटेशन करके, किसी भी तरह से देख के आप पहले के बराबर प्रूफ कर ही नहीं सकते। यस और नो? दे आर डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ H एंड OH इन अ 3D स्पेस। और तीसरा मान लो हम ऐसे कर दिए कि यहां पर हम कर दिए COOH, इधर कर दिए OH और इधर COOH, और इधर रखे जैसे था वैसे ही। अब बताओ, तीनों में से कोई भी 2 आइडेंटिकल है क्या? दूसरा तीसरा को देखो, पहला से तो चलो डिफरेंट है ही, दूसरा तीसरा में किसी भी तरह घुमा कर प्रूफ कर सकते हो दोनों आइडेंटिकल है। दूसरे और तीसरे को आइडेंटिकल प्रूफ कर पाओगे? दूसरे और तीसरे को, दिमाग में पहला एक सवाल आता कि सर इसे घुमाइए, घुमाइए, ये घूमकर कहां आएगा? यहां आएगा। इसको घुमाओगे तो जैसा दिख रहा है ना वैसा ही दिख रहा है, दिखेगा फिर से दोबारा। ये बात समझ में आ रहा है? अगर हम इस पूरे सोर्स प्रोजेक्शन को घुमाए इस तरीके से तो ये वाला OH से घूम कर आएगा, यहां चिपक जाएगा। क्लियर है? तो जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा। जब हम और इसमें क्या कर सकते, इसको भी अगर हम घुमाने का कोशिश किए तो ये OH घूम कर आएगा और यहीं पर आकर चिपक जाएगा। इसको भी घुमाने से कोई फर्क नहीं, इसको भी घुमाने से कोई फर्क नहीं, लेकिन दे आर डिफरेंट इन द सेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ H एंड OH इन अ 3D स्पेस। यस और नो? ओके। चौथा एक और केस तुम्हारे दिमाग में आएगा, जैसे हम केसेस बना रहे। एक ऐसे रैंडम बना लिए, एक को छोड़ दिए, एक पे चेंज कर दिए, फिर इसको छोड़ दिए, उस पे चेंज कर दिए। अब एक और केस बनेगा, यार दोनों पे चेंज कर दो, दोनों पे इकट्ठे चेंज कर दो। मान लो हम ऐसे करके चेंज कर दिए, COOH इधर कर दिए, OH इधर कर दिए, H, COOH इधर कर दिए, OH इधर कर दिए, H। दोनों पे एक साथ चेंज कर दिए हम, इस पे दोनों पे एक साथ चेंज कर दिए, चौथा बना दिए।
तो ये आपको समझ में आ रहा है कि पहला और चौथा बिल्कुल आइडेंटिकल है। पहला और चौथा आइडेंटिकल है, क्योंकि अगर आप इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन मानिए और इस मॉलिक्यूल को घुमाइए पूरा 180 डिग्री से, अगर आप 180 डिग्री से घुमाओगे तो जो दोनों एच आपको दिख रहा है राइट साइड में, वो घूमने के बाद आ जाएगा लेफ्ट साइड में। चौथे को 180 डिग्री से घुमाने पे पहला के बराबर आ रहा है, तो जब पहला के बराबर आ रहा है तो हम लोग चौथे को अलग स्टीरियो आइसोमर नहीं मानेंगे। कॉपी करो और उसके बाद सेंटेंस में लिखाएंगे जल्दी जल्दी। मॉलिक्यूल विथ 2 identical chiral center always exist in only 3 different stereoisomeric forms only. नोट कर लो। Molecule with 2 identical chiral center always exist in 3 different molecules with 2 identical chiral center always exist in 3 different stereoisomeric forms only. Molecules with 2 identical chiral center always exist in 3 different stereoisomeric forms only. इसका चौथा पॉसिबल ही नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे कि इसके ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, तीनों के तीनों स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे। पहले तो दे आर स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर के सेट में अगर कम से कम एक ऑप्टिकली एक्टिव दिख गया तो पूरे सेट को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। लेट अस चेक वेदर दिस फॉर्म इज कायरल और नॉट। पहला दूसरा लेक्चर, कायरल है कि नहीं है? नहीं है। मॉलिक्यूल को ऐसे अगर हम काट दिए तो ये कार्बन का इमेज बिल्कुल यहां पर सामने दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये सबको दिख रहा है कि अगर हम इसको ऐसे बिल्कुल काट दें तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में बिल्कुल मिरर इमेज है ग्रुप के साथ। इट इज अकायरल, दिस इज अकायरल, बट स्टिल हैज 2 कायरल सेंटर। मतलब कायरल सेंटर और कायरल का कोई लेना देना ही नहीं। कायरल सेंटर का डेफिनेशन होता है कि sp3 एटम से 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हों। इसका यह मतलब नहीं है कि जिसमें कायरल सेंटर है वो मॉलिक्यूल कायरल होगा। गलत। कायरल सेंटर का कायरल मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं होता। इस मॉलिक्यूल में नो डाउट दो कायरल सेंटर है। हम पूछे कायरल सेंटर है कि नहीं? ये कायरल सेंटर है कि नहीं? है, ऑब्वियसली है। ये कायरल सेंटर है कि नहीं? है। कायरल सेंटर होने के बावजूद ये मॉलिक्यूल कायरल है कि अकायरल है? अकायरल। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। तो कायरल सेंटर प्रेजेंस डज नॉट मीन दैट द मॉलिक्यूल इज कायरल। समझ में आ रहा ना बात? खैर, अगले में चेक करो। पीओएस है क्या? वही तरीका है काटने का, मात्र ऐसे तो हम नहीं काटेंगे क्योंकि एच और ओएच अलग अलग दिख रहा है। ऐसे ही काटेंगे तो ये वाला आपस में मिरर इमेज। किसी भी तरीके से काटो, इसमें पीओएस नहीं मिलेगा। किसी भी तरीके से जोड़ के देखो कि एच और एच जुड़ जाएगा, ओएच और एच जुड़ जाएगा, लेकिन ये दोनों सी डबल ओएच आपस में इस पॉइंट के थ्रू स्ट्रेट लाइन से नहीं जुड़ पाएंगे। इसमें सीओएस भी नहीं है, पीओएस भी नहीं है। डेफिनेटली दिस फॉर्म इज कायरल एंड ऑब्वियसली इट विल बी ऑप्टिकली। ये भी नो पीओएस नो सीओएस कायरल एंड दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली। पूरे सेट को बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। पूरे सेट को बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। कंडीशन क्या बताए थे? अगर एक भी सेट में अगर ऑप्टिकली एक्टिव निकल गया तो पूरे सेट को ऑप्टिकल आइसोमर बोला जाता है। अब यहां पर भी एक और कंक्लूजन। पहला चीज बताया कि प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर डज नॉट मीन दैट द मॉलिक्यूल इज कायरल। कायरल सेंटर होते हुए भी या कायरल निकल गया। अगला स्टेटमेंट यह है कि एन ऑप्टिकल आइसोमर कैन बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। एन ऑप्टिकल आइसोमर कैन बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अरे जब ये अकायरल है तो ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं ना। फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव वाले का स्टीरियो आइसोमर है, इसलिए ये भी ऑप्टिकल आइसोमर ही है।
तो एन ऑप्टिकल आइसोमर कैन बी ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑल्सो। कोई जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकल आइसोमर है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। एन ऑप्टिकल आइसोमर कैन बी ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑल्सो। तीनों का हम फिशर प्रोजेक्शन बना रहे हैं। पहले वाले का फिशर प्रोजेक्शन ऐसा बनेगा, शॉहर से फिशर बनाया जाता है ना, दोनों COOH अगर नीचे है तो दोनों COOH को रख दिए वर्टिकल लाइन पे, क्योंकि फिशर बनाने में हम लोग ऊपर से व्यू करते हैं। यहां मिल जाएगा HOH मॉलिक्यूल में नो डाउट दो कायरल सेंटर है। दूसरा जो हमें फिशर मिलेगा, दूसरे वाले का जब हम फिशर बनाएंगे तो दूसरा वाले का फिशर ऐसा बनेगा कि यहां पे COOH, यहां भी COOH, इधर OH है, इधर H है, ये H है, ये OH है, और तीसरा वाले का फिशर प्रोजेक्शन बनाओगे तो COOH, HOH, OH, H, ये तीसरे वाले का फिशर प्रोजेक्शन बना हर एक में। टार्टारिक एसिड के 3 ऑप्टिकल आइसोमर, टार्टारिक एसिड के 3 स्टीरियो आइसोमर, टार्टारिक एसिड के 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर और 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर, तीनों के तीनों ऑप्टिकल आइसोमर है कि नहीं। ये दोनों आपस में जो कायरल था वो आपस में क्या है, मिरर इमेज। देख, मॉलिक्यूल का मिरर इमेज इज इक्विवेलेंट टू फिशर प्रोजेक्शन का मिरर इमेज। जैसे हम लोग पिछले वाले में पढ़े ABDE, एक कायरल सेंटर वाला, तुरंत इसका मिरर इमेज लो, ABE और D, ये दोनों अलग अलग फॉर्म है। मॉलिक्यूल का मिरर इमेज इज द फिशर प्रोजेक्शन का मिरर इमेज, बिकॉज फिशर प्रोजेक्शन ऑल्सो रिप्रेजेंट द एक्चुअल मॉलिक्यूल। देखने में 2D प्लेन में लगता है फिशर, लेकिन हर बॉन्ड एक प्लेन पे नहीं है, वो तो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है यार कि D और E अबव द प्लेन, A और B बिलो द प्लेन, उसका हम इमेज ले रहे हैं तो E और D अभी भी अबव द प्लेन, A और B बिलो द प्लेन। मॉलिक्यूल का मिरर इमेज इज इक्विवेलेंट टू अ फिशर प्रोजेक्शन का मिरर इमेज, और हम लोग अब हमेशा फिशर प्रोजेक्शन में ही काम करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर हैं, ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, चूंकि कायरल है तो उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, इसलिए ये दोनों इनैंशियोमर कहलाएगा। इनैंशियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ये कंक्लूजन हम पहले बता चुके। इनैंशियोमर है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होना है, उल्टा ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका एक इनैंशियोमर होगा ही होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। इनैंशियोमर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होना ही होना है, पक्का। और ऑप्टिकली एक्टिव अगर दिख गया तो उसका एक और इनैंशियोमर जरूर होगा। कैसे बनाएंगे? तुरंत उसके बगल में मिरर लगा, उसका इमेज ले ले। इज दिस क्लियर? सो इट हैज 3 ऑप्टिकल आइसोमर, 3 OI। क्लियर? आगे लिखिए, दोज स्टीरियो आइसोमर, ऐसे मत लिखो, दोज मॉलिक्यूल, स्टीरियो आइसोमर जरूरी नहीं, दोज मॉलिक्यूल विच हैज अ कायरल सेंटर, दोज मॉलिक्यूल विच हैज अ कायरल सेंटर, दोज मॉलिक्यूल विच हैज अ कायरल सेंटर बट आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, those molecules which have a chiral center and are optically inactive due to the presence of POS or COS. Those molecules which has a chiral center and are optically inactive due to the presence of POS or COS are called mesoforms. जिस फॉर्म में कायरल सेंटर हो, कंडीशन सुनना, बिना कायरल सेंटर का मीजो नहीं बोलेंगे।
कायरल सेंटर होने के बावजूद अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस, दैट फॉर्म विल बी कॉल्ड एज मीसोफॉर्म। समझ में आ रहा है? यहां पर मॉलिक्यूल में दो दो कायरल सेंटर है और इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आने के कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये एक मीसोफॉर्म है। दो आइडेंटिकल कायरल सेंटर वाले मॉलिक्यूल के तीन ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, दो ऑप्टिकली एक्टिव और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव इज मीसोफॉर्म, दो एक्टिव आर इनएंशियोमेरिक फॉर्म्स। समझ में आ रहा? जैसे चलो अब यहां पे एक दो चीज ध्यान से देखना है, छोटा चीज लेकिन बहुत ही क्लोज रिलेशन रहता है। मान लो तुमसे बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीसोफॉर्म, विच ऑफ देम आर मीसो। ये एग्जाम्पल अभी मत नोट करो, सूडो बताएंगे तब। चलो ठीक है, इतना ही बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीसोफॉर्म्स। तो क्या ये कायरल सेंटर है? ये भी कायरल सेंटर है। दो कायरल सेंटर के बावजूद इसमें लग गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज अ मीसोफॉर्म। इज इट अ मीसोफॉर्म? Is it a mesoform? No, it is not a meso. It is optically active. इसमें POS नहीं है, COS नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ में आ रहा? अगर पता चल गया कि ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका एक और इनएंशियोमर जरूर होगा। कैसे बनाएंगे? बगल में मिरर लगा के इसका इमेज ले लिया जाएगा। फिर से दोबारा याद करो वो कन्फॉर्मर टॉपिक जिसमें हम बोले थे कि अप द प्लेन ही रहता, बिलो द प्लेन ही रहता। अगर तुम इन दोनों का चेयर फॉर्म बनाओगे तो बहुत अलर्ट रहना कि क्या बना रहे हो। दोनों देखने में सेम है सर, एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। बात समझ में आ रहा क्यों अलर्ट रहना है? चलो हम दोबारा बताते हैं। ये हुआ चेयर फॉर्म, मान लो इसका। ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, लेट 1 एंड 2। एक पे मिथाइल अबव द प्लेन है, ऑब्वियसली मिथाइल अबव द प्लेन है। दूसरे पे मिथाइल बिलो द प्लेन है, दूसरे पे मिथाइल बिलो द प्लेन है। क्लियर? यहां पर अगर हम बनाए चेयर फॉर्म, ये फॉर्म को हम ऐसे घुमा रहे हैं, 180 डिग्री से ऐसे घुमा लो। तो जब ऐसे घुमाओगे तो यहां हो जाएगा ये बिलो द प्लेन और यहां हो जाएगा ये अबव द प्लेन। समझ में आ रहा? होगा ये 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, एक पे मिथाइल बिलो द प्लेन और एक पे मिथाइल अबव द प्लेन। ठीक है? क्या ये और ये कन्फॉर्मर है?
यही तो बारीक सा चीज हम तुमको दिखाना चाह रहे हैं। अरे यार वहां दोनों एक्सियल है, 1,2 पे वहां दोनों एक्सियल दिख रहा है, यहां पे 1,2 पे मेरे को दोनों इक्वेटोरियल दिख रहा। और सर ने तो बोला था, ऐसी आता है स्टेटमेंट, सर आपने बोला था कि फ्लिपिंग के बाद एक्सियल इक्वेटोरियल हो जाता है, इक्वेटोरियल एक्सियल हो जाता है। बोले तो थे ही, 100% बोले। तो क्या ये दोनों कन्फॉर्मर है? अरे कन्फॉर्मर होगा तो एक आइडेंटिकल मॉलिक्यूल का कन्फॉर्मर होगा ना। अभी अभी बोले कि यार ये दोनों इनैंशियोमर है। क्या इनैंशियोमर आइडेंटिकल होता? क्या इनैंशियोमर कन्फॉर्मर होता है? नहीं ना। कहां गड़बड़ हुआ ड्रॉ करने में, या क्या चीज प्रूफ करेगा कि ये दोनों आपस में कन्फॉर्मर नहीं है? दे आर इनैंशियोमर। What will prove that both of them are enantiomer? एक चीज प्रूफ ये करेगा कि यहां अगर मिथाइल अबव द प्लेन है तो फ्लिपिंग के बाद भी वो मिथाइल अबव द प्लेन ही होना चाहिए, लेकिन आपने फ्लिपिंग के बाद उस मिथाइल को बिलो द प्लेन कर दिया। Therefore, this is not a flipped structure. This is not a flipped structure. अगर तुम्हें इसको फ्लिप कराना था तो फ्लिप कराने के बाद नो डाउट चेयर को भी फ्लिप कराना था। ये 1 है, ये 2 है, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। 1 पे एक्सियल तो 1 पे ये आया इक्वेटोरियल, 2 पे एक्सियल तो 2 पे भी ये इक्वेटोरियल। ये दोनों आपस में कन्फॉर्मर हैं, क्योंकि ये अबव द प्लेन है तो बेटा ये भी अभी भी अबव द प्लेन है। ये अगर बिलो द प्लेन है तो ये मिथाइल इक्वेटोरियल पे बिलो द प्लेन है, क्योंकि हाइड्रोजन यहां अबव द प्लेन है। दिस टू आर कन्फॉर्मर्स, बट दिस टू आर इनैंशियोमर्स। अरे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? तो जब भी 1,2 डाइमिथाइल वाला साइक्लोहेक्सेन आए ना तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। ये नहीं कि रैंडमली कि सर फ्लिप मारा एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, वैसे नहीं। क्लियर है ये चीज? इनैंशियोमर को पहचानना सीखना है ना? चलो ठीक है। इज इट अ मीजोफॉर्म? इज इट अ मीजोफॉर्म? नो। क्या ये मीजोफॉर्म है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यही बात हम दिखाने के लिए सवाल दिए कि कभी कभी डैश वेज में देखे ना मीजो टिक कर देते लोग। मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर का होना जरूरी है, और उसके बाद पीओएस सीओएस आए तो वो मीजो कहलाएगा। इसमें ये दोनों कायरल सेंटर है ही नहीं। नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर, नॉट अ मीजो। यहां पर भी ऐसा नहीं कि यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है सर, है क्यों नहीं? कायरल सेंटर नहीं है इसलिए ये मीजो नहीं है। समझ में आ रहा है? सो द प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर इज मस्ट फॉर मीजो। कायरल सेंटर के बावजूद अगर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पीओएस और सीओएस। अब हमने एक सवाल आपको दिया, ध्यान से सुनना, यही सब इंपॉर्टेंट है। CH3 HOH HOH ये दिखाया आपको। मॉलिक्यूल में क्लियरली दिख रहा है कि 2 कायरल सेंटर। मॉलिक्यूल में क्लियरली दिख रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? पहला सवाल, इज इट कायरल? बोलते जाओ। नो। दूसरा सवाल, इज इट ऑप्टिकली एक्टिव? नो। तीसरा सवाल, विल इट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म?
ये बात समझ में आ रहा है ना? एक मीजो को दिखा के पूछा कि कायरल है कि नहीं, अकायरल। ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। विल इट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? तो एग्जिबिटिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या कि क्या इसका कोई भी एक फॉर्म एग्जिस्ट करता है जो ऑप्टिकली एक्टिव हो या नेचर में अंतर रखता हो? वो तो है ही। अगर हम यहां पे सीधे अगर ऐसे कर दें CH3 CH3 OH H H OH, क्या ये इसका स्टीरियो आइसोमर है? इस स्टीरियो आइसोमर में कोई ऑप्टिकली एक्टिव दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। पूरे सेट का ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। इसलिए ये ऑप्टिकल एग्जिबिट कर रहा है, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है। अब ऐसे समझना, ये दोनों आपस में एनैंशियोमर है। हो सकता है कि इसका +10 डिग्री रोटेशन हो, इसका तो ऑब्वियसली -10 डिग्री होगा क्योंकि एनैंशियोमर है। और इसका कितना डिग्री रोटेशन है? 0 डिग्री रोटेशन है। तो 3 फॉर्म, +10 डिग्री, 0 डिग्री एंड -10 डिग्री, ये हुआ नेचर में अंतर। नहीं रोटेट करना भी एक अलग नेचर हुआ। एक ने लेफ्ट किया, एक ने राइट किया, एक ने नहीं किया। दे डिफर इन द नेचर ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, देयरफॉर दे आर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। So will it exhibit optical isomerism? Yes, it will exhibit optical isomerism. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉलिक्यूल पहला नजर में दिख गया कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसके स्टीरियो आइसोमर के बारे में सोचना पड़ेगा, तब बोलना पड़ेगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा। याद रखो, हमने ऐसा सवाल पहले भी हम पूछ चुके हैं कि कायरल है कि नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं। तो वहां पर हमने कोई भी प्रकार का मीजो नहीं दिया था आपको उस सवाल में। तो उसमें मीजो भी इंक्लूड करके पूछा जा सकता है कि हाँ भाई वो अकायरल है। नो डाउट अकायरल दिया हुआ है, वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, फिर भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। ये बात समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। बोलो भाई। एक जनरल कंक्लूजन, अगर मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर दिख गया तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो एग्जिबिट करेगा ही करेगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डेफिनेटली एग्जिबिट करेगा। इफ द मॉलिक्यूल हैज अ कायरल सेंटर इट विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? खैर, उसका लॉजिक ये है, समझने के लिए ऐसा भी समझ सकते। हाँ, मिरर इमेज नीचे से भी ले सकते हैं 100%, कैसे भी। यहां पे मिरर लगाने पे कोई प्रतिबंध नहीं है कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मॉलिक्यूल का मिरर इमेज लेना है, कैसे भी मिरर इमेज लो, कहीं से भी मिरर लगा के इमेज ले लो। हैं? कोई एंगल पे लेंगे तो क्या आएगा? अब एंगल पे लेके ले लो इमेज, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको एंगल पे खड़ा करेंगे तो कैसा इमेज आएगा? होगा तो तुम्हारा ही इमेज ना। एंगल पे लेने की क्या आवश्यकता है? अल्टीमेट आदमी हो तुम भी यार। जो सीधा सीधा इमेज बता रहे लेने के लिए तो बोल रहा है एंगल पे लेंगे तो कैसा आएगा? मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। Mesoform is optically inactive due to internal compensation. Mesoform is optically inactive due to internal compensation. Mesoform is optically inactive due to internal compensation. रेसमिक ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक मॉलिक्यूल का इफेक्ट दूसरा मॉलिक्यूल आके कैंसिल करता है।
मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन तो देखो यहां पर, यहां का जो कॉन्फ़िगरेशन है और यहां का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये दोनों भी आपस में मिरर इमेज है। अरे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो आपने पास किया, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने आप में मिरर होता है ना। तो एक कॉन्फ़िगरेशन का ये क्या हो गया, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन जो कि मिरर इमेज है। तो अगर मिरर इमेज है कॉन्फ़िगरेशन दोनों आपस में, तो उनका रोटेशन का बिहेवियर भी ऑपोजिट होगा। यस और नो? मिरर इमेज अगर है, तो ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन नीचे का कॉन्फ़िगरेशन, तो दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन का बिहेवियर भी तो उल्टा होगा, क्योंकि हमें पता है कि डी का मिरर इमेज हमेशा एल होता है। अगर ये ऊपर वाला कोशिश कर रहा है, अगर ये ऊपर वाला कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए, तो नीचे वाला कोशिश करता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए। हर कायरल पॉइंट रोटेशन करने का कोशिश करता है। ऊपर वाला अगर क्लॉकवाइज कोशिश कर रहा है, तो नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज कोशिश करता है, जिस कारण से अपर हाफ का इफेक्ट गेट्स कैंसल्ड बाय द लोअर हाफ इफेक्ट। देयरफॉर वी से मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। टार्टारिक एसिड है, ध्यान रखना, एकमात्र मॉलिक्यूल जिसमें हम लोग देख कर बता देते कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन है, लीवो कौन है और मीजो कौन है। तो मीजो बताना तो सबसे आसान। आपको H से OH मूव करना है COOH के ऊपर से या COOH के नीचे से। कहां से कहां जाना है? H से OH। जैसे ये फॉर्म जो है, H से OH COOH के ऊपर से, और H से OH COOH के नीचे से। दिस मूवमेंट इज गेटिंग एडेड एंड द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज अ डेक्स्ट लीवो रोटेटरी। और H से OH एडिशन हुआ दोनों का फॉर्म क्लॉकवाइज। दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एकमात्र टार्टारिक एसिड, देखो ऐसा भी नहीं है कि टार्टारिक एसिड में ये पहले पता चला, हमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी एक्सपेरिमेंट से पहले पता चला, और हमने एक शॉर्टकट डिसाइड कर लिया पहचानने का कि कौन सा टार्टारिक एसिड डेक्स्ट्रो है, कौन सा टार्टारिक एसिड लीवो है और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर नेट रोटेशन ऐड हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज में लीवो, क्लॉकवाइज में डेक्स्ट्रो, कैंसल्ड मीजो। आगे लिखिए, those stereoisomers which are not a mirror image of each other, those stereoisomers which are not a mirror image of each other, those stereoisomers which are not a mirror image of each other and are non-superimposable on each other, those stereoisomers which are not a mirror image of each other and are non-superimposable on each other are called dash stereomers, are called dash stereomers, DIA, और उसके बाद स्टीरियोमर्स। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो आपस में मिरर इमेज नहीं होते एंड ऑब्वियसली नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर होते, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज भी नहीं करेगा, नॉन मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल, दे आर टर्म्ड एज डैश स्टीरियोमर। जैसे मान लो अगर हम इसको नंबर दे दिए 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, तो ऑब्वियसली 2 और 3 के बीच में अगर कोई रिलेशन बोलता तो हम बताते कि दे आर इनैंशियोमर्स। 2 और 3 नो डाउट आपस में इनैंशियोमर है क्योंकि मिरर इमेज है आपस में।
लेकिन 1 और 2 और 1 और 3 के बीच में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टीरियो आइसोमर? 1 2 ये दोनों आपस में मिरर इमेज है नहीं, मिरर इमेज नहीं है तो नॉन सुपर इम्पोसिबल भी होगा। 1 2 आपस में नॉट अ मिरर इमेज, 1 3 आपस में नॉट अ मिरर इमेज। ये भी डायस्टीरियोमर है और ये भी डायस्टीरियोमर। दोज स्टीरियो आइसोमर, एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग गलत ऐसे समझ लेते हैं कि जो आपस में मिरर इमेज नहीं है वो डायस्टीरियोमर। गलत। तो तुम दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं हो, क्या डायस्टीरियोमर हो गए? नहीं ना, ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल का स्टीरियो आइसोमर फिर दूसरा मॉलिक्यूल का स्टीरियो आइसोमर वो भी डायस्टीरियोमर। गलत। एक ही मॉलिक्यूल का स्टीरियो आइसोमर होना जरूरी है, और तब अगर आपस में मिरर इमेज नहीं है तब वो डायस्टीरियोमर कहलाते हैं। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? अब डायस्टीरियोमर के डेफिनेशन में ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कही गई। क्या कहा गया? ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो आपस में मिरर इमेज ना हो वो डायस्टीरियोमर कहलाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन को देखें तो ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर जरूर हैं। ये दोनों भी आपस में स्टीरियो आइसोमर ही है। सिस और ट्रांस इज ऑल्सो स्टीरियो आइसोमर ऑफ ईच अदर। आर दे मिरर इमेज ऑफ ईच अदर? नो। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम? दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दे आर डायस्टीरियोमर। मल्टीपल चॉइस सवाल में दोनों को टिक, ऑब्वियसली सिंगल में एक गायब रहेगा, दोनों नहीं देगा। दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑल्सो एंड दे आर डायस्टीरियोमर्स ऑल्सो। Geometrical isomers are diastereomers of each other. Geometrical isomer आपस में डायस्टीरियोमर्स होते हैं। Diastereomers have different physical and chemical properties. Diastereomers have different physical and chemical properties, and also they differ in magnitude of rotation. Diastereomers have different physical and chemical properties. Diastereomers have different physical and chemical properties. And also they have different magnitude of optical rotation. Also they have different magnitude of optical rotation. Therefore they can be separated easily by fractional distillation. Also they have different magnitude of optical rotation. Also they have different magnitude of optical rotation. Therefore they can be separated easily by fractional distillation. They can be separated easily by fractional distillation or fractional crystallization. मान लो, वेरी सिंपल क्वेश्चन हम पूछ रहे, मान लो ये टार्टारिक एसिड का तीनों स्टीरियो आइसोमर का मिक्सचर तुमको हम दे देते और बोलते कि इस पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाया गया तो कितने फ्रैक्शन सेपरेट होके बाहर आएंगे? टार्टारिक एसिड का ये तीनों स्टीरियो आइसोमर को अगर हम लोग मिक्सचर लेके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो कितने फ्रैक्शन बाहर आएंगे सेपरेट होकर? ऑब्वियसली 2, क्योंकि दोनों इनैंशियोमर इकट्ठा अलग हो जाएगा और मीजो अलग हो जाएगा, क्योंकि मीजो का इनैंशियोमर के साथ क्या रिलेशन है? डायस्टीरियोमर का। मीजो वाला इनैंशियोमर के साथ क्या रिलेशन रखता है? डायस्टीरियोमर। तो मीजो वाले का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? डिफरेंट। किससे? इनैंशियोमर जो था उससे। लेकिन जो दोनों इनैंशियोमर थे उनको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रहा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सेम। तो हमें 2 फ्रैक्शन सेपरेट होता हुआ नजर आएगा। बाई चांस एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का बहुत सारे स्टीरियो आइसोमर बने और ऐसे पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनता चला गया, मान लो
मान लो ऐसे पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनता चला गया, उसमें एक मीजो 1 था, एक मीजो 2 था, टोटल इसके कितने हो गए स्टीरियो आइसोमर? 10। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने? 10। 8 तो ये हो गए, 9 और 10, मान लो उसके 10 हो गए ऑप्टिकल आइसोमर। हो सकता है ना यार, और होगा ही। आगे देखना, जैसे जैसे कायरल सेंटर का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे ऑप्टिकल आइसोमर का भी नंबर बढ़ेगा। मान लो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के 10 ऑप्टिकल आइसोमर, उसमें 4 पेयर इनैंशियोमर और 2 उसके मीजो। 10 का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किए, कितने फ्रैक्शन सेपरेट होंगे? ऑब्वियसली सारे ब्रैकेट वाले अलग अलग हो जाएंगे। 2 मीजो कभी आपस में मिरर इमेज नहीं होता। समझ में आ रहा है? इसमें टोटल कितने फ्रैक्शन सेपरेट होंगे? 6। खैर कोई बात नहीं, हम लोग आगे और भी एग्जाम्पल ऐसा करेंगे, क्लोरीनेशन कर करके अलग अलग प्रोडक्ट को सेपरेट करेंगे। दे डिफर इन द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन ऑल्सो, है ना? खैर अब जल्दी जल्दी ये कॉपी कर लो। मॉलिक्यूल विथ 2 डिफरेंट कायरल सेंटर, मॉलिक्यूल्स विथ 2 डिफरेंट कायरल सेंटर, मॉलिक्यूल्स विथ 2 डिफरेंट कायरल सेंटर। जैसे मान लो बोल दिए CH3 CHOH CHOH CHO, यहां पे CHO है कार्बन पे, लेकिन यहां पे CH3 है कार्बन पे। कोई भी एक ग्रुप अगर अलग अलग हो गया, अभी भी 2 ही कायरल सेंटर है, अब ये दोनों कायरल सेंटर आइडेंटिकल नहीं कहलाएगा। दे विल बी कॉल्ड एज 2 डिफरेंट कायरल सेंटर। ऑब्वियसली हम लोग बना लेते हैं स्टीरियो आइसोमर, CH3 CHOH CHO OH, ये बना है पहला, रैंडमली ये बना लिए पहला। दूसरा CH3 OHH OHH CHO, दोनों पे इकट्ठे चेंज कर दिए HOH को एक साथ। तीसरा केस, एक पे चेंज करो और एक को छोड़ दो। यहां पे मान लो ऊपर वाले कार्बन पे एक चेंज किए OHH में। और चौथा CH3, यहां नीचे एक चेंज कर दिए और ऊपर जैसे था वैसे ही रहने दिए। Molecule with 2 different chiral center exist in only 4 different stereoisomeric forms। क्योंकि इस केस में पहला और दूसरा आइडेंटिकल नहीं है बेटा, जैसे पिछले वाले केस में आइडेंटिकल हो गया था। पिछले वाले केस में बोले थे ना कि अरे ये वाले को 180 डिग्री से घुमा दो तो आपको ये मिल जाएगा। यहां 180 डिग्री से घुमाओगे तो OH OH HH तो मिल जाएगा, लेकिन CH3 पीछे हो जाएगा और CHO आगे हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो इसमें आगे बढ़ने से पहले, सर अगर मीजो का मिरर इमेज लेंगे तो क्या मिलता है? मीजो का अगर मिरर इमेज ले लिया गया तो क्या मिलेगा? चलो मिरर इमेज ले लिया गया, मीजो का मिरर इमेज लेने से क्या मिलता है? क्या हमें डिफरेंट मिलता है कि सेम चीज मिलता है? तो देखो यार, बिना कोई ये सब चीज देखे हम लोग अपना थियरी से भी बोल सकते हैं कि मीजो अकायरल होता है, और अकायरल ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज हमेशा सुपर इम्पोजेबल होता है। और अगर सुपर इम्पोज हो गया मतलब कि वो आइडेंटिकल होता है। पिछले क्लास में जब हम फिशर बनाना आपको बता रहे थे तो आपको हम बताए थे कि फिशर को 180 डिग्री से उसी प्लेन पे अगर घुमा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे यार ये वाले को 180 डिग्री से घुमा देंगे तो यही बन जाएगा। देयरफॉर मीजो का मिरर इमेज हमेशा क्या होता है? आइडेंटिकल। खैर यहां पर 2 different chiral center, molecule will exist only in a 4 different stereoisomeric forms। Molecule with 2 different chiral center will exist in 4 different stereoisomeric form। ये चारों को बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, 4।
चारों के चारों कायरल है बेटा इसमें। नो पीओएस नो सीओएस, किसी हालत में कोई पीओएस और सीओएस नहीं आएगा। चारों ऑप्टिकली एक्टिव है। जब सब ऑप्टिकली एक्टिव निकला, और हमें पता है कि ऑप्टिकली एक्टिव वाला इनैंशियोमर होता है, तो हमेशा यहां इनैंशियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पेयर में। अगर चारों ऑप्टिकली एक्टिव अगर पता चल गया मेरे को, तो बोलेंगे 2 इनैंशियोमेरिक पेयर होगा। 8 है, 8 ऑप्टिकली एक्टिव है, पता चल गया, सीधे बोलेंगे 4 इनैंशियोमेरिक पेयर में एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा? लेकिन अगर 10 है, अगर 10 है और बोला कि उसमें 8 ऑप्टिकली एक्टिव है, उसमें भी 4 बोलेंगे इनैंशियोमेरिक पेयर और 2 बोल देंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में? खैर, 4 ऑप्टिकल आइसोमर, इनका फिशर भी फटाफट बना ही लो। CHO CH3 HOH HOH, इसमें कोई मीजो नहीं है, 2 कायरल सेंटर। दूसरा फिशर जब बनाओगे तो इसका मिरर इमेज है। तीसरा फिशर है CHO CH3 OHH HOH CHO CH3, यहां पे HOH OHH 4, जिसमें आपको मिलेगा ये दोनों इनैंशियोमर, ये दोनों इनैंशियोमर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। 1 and 2 दे आर इनैंशियोमर, 3 and 4 इनैंशियोमर। यहां का कोई भी एक और यहां का कोई भी एक, 1 और 3, 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4, ये सब के सब क्या है आपस में? डायस्टीरियोमर। बताओ, चारों को अगर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते इकट्ठे तो कितना फ्रैक्शन सेपरेट होकर बाहर आता? ये तो आपस में डायस्टीरियोमर है ना। कितना आएगा फ्रैक्शन? 2 की 4। यही कंफ्यूज करता है ये वाला। सर 1 और 3 आपस में डायस्टीरियोमर है, अलग अलग होने चाहिए, क्यों नहीं होगा? 1 और 4 भी आपस में डायस्टीरियोमर, तो ये भी अलग होगा, बिल्कुल होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये दोनों फ्रैक्शन, 2 ही फ्रैक्शन निकलेगा इसमें बाहर, अगर ये दोनों फ्रैक्शन अलग अलग हो गए तो ये चारों सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है? तो इनैंशियोमेरिक पेयर के जो फॉर्म में है वो अलग सेपरेट हो जाएगा। यहां 2 ही इनैंशियोमेरिक पेयर है, हम लोग को 2 फ्रैक्शन मिलेगा। बात समझ में आ रहा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से वी विल गेट ओनली 2 फ्रैक्शन। तो आज का लेक्चर हम लोग छोटे छोटे इस टॉपिक का टर्म का मीनिंग समझें। मीजो किसे कहते हैं, डायस्टीरियोमर किसे कहते हैं, इनैंशियोमर किसे कहते हैं, उनका प्रॉपर्टी क्या होता है, रेसेमिक मिक्सचर किसे कहते हैं, कौन सेपरेट हो सकता, कौन नहीं हो सकता। क्लियर? तो आज का जो लेक्चर था ना, ये पूरा का पूरा 12वीं लेवल का लेक्चर एक तरह से आप मान के चलिए। इतना तो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आना ही चाहिए, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट से आना चाहिए। समझ में आ रहा है ये सारे टर्म्स का मतलब? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। बारहवीं लेवल नहीं, आईटी में भी सीधे सीधे सवाल पूछते हैं। मैंने थोड़ा सा लेवल हम और ऊपर करेंगे, जो आईटी में जैसा आएगा, आपके सामने 5-6 फिशर प्रोजेक्शन दे दिया जाएगा। सेलेक्ट विच ऑफ देम आर डायस्टीरियोमर, सेलेक्ट विच ऑफ देम आर इनैंशियोमर, विच ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, विच ऑफ देम आर मीजो, और उसमें उल्टा पुल्टा करके दिया रहेगा। तो आपको उसको पहले अरेंज करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और उसके बाद कंपेयर करते चले जाओगे, रिलेशनशिप जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये सब टर्म्स का मीनिंग तो क्लियर है ना यार। ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अंतर तो समझ में आ रहा है ना? यस और नो? आगे हेडिंग डालो, कॉन्फ़िगरेशन। टाइम हो गया? हेडिंग तो डालो।
जैसे हम लोग जीआई में कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना मतलब क्या, एक अरेंजमेंट का नाम देना और उस नाम से हम लोग उस अरेंजमेंट को हमेशा पहचान लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग ना दो तरह का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। इसका बेसिक अंतर को समझो। जैसे मान लो कि ये वाला मॉलिक्यूल एक दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूल एक दिया हुआ है। मॉलिक्यूल में जब हम लोग इंडिविजुअली हर कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन बता दें, पहले नंबरिंग कर लेंगे आईयूपीएसी के हिसाब से, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो 2 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 3 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 4 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। When we say the configuration of each and every chiral center, configuration about each and every chiral center, configuration about each and every chiral center, then that configuration is called absolute configuration. और जब हम इस पूरे मॉलिक्यूल का एक कॉन्फ़िगरेशन बोलें तो वो कहलाता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लो बोले कि यहाँ पे आर है, एस है, आर है, एस है, ऐसे ऐसे बताते हैं, रिलेटिव हुआ। सीधे बोले पूरा मॉलिक्यूल, पूरा इकट्ठे 4 कायरल सेंटर होता ग्लूकोज में, पूरा ग्लूकोज का ही एक हम नाम दे दें, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। तो जब पूरे मॉलिक्यूल का एक कॉन्फ़िगरेशन बताया जाएगा तो वो कहलाएगा रिलेटिव। ओनली वन कॉन्फ़िगरेशन, only one configuration of the entire molecule relative to some standard molecule। और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ये स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है पहले, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट, उसके बाद जाएंगे हम लोग रिलेटिव। चलो, थैंक यू ऑल।